डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा विषय है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण पर आलमंड के विचार, जिनमें हम कुछ विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया। इसमें हम अध्ययन करेंगे राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया क्या होती है। आलमंड ने राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा है: हित स्पष्टीकरण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संचार। तो क्या होते हैं ये शब्द जो मैंने लिखे हैं। हित स्पष्टीकरण, क्या अर्थ है इसका? हित स्पष्टीकरण का अर्थ है कि लोग राजनीतिक व्यवस्था अथवा सत्ताधारियों के सामने किस प्रकार की मांग प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो लोग हैं, जनता है, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर जिनके पास सत्ता है, शक्ति है, जो कुर्सी के ऊपर विराजमान हैं, उनके सामने किस प्रकार की मांग है वो प्रस्तुत करते हैं। उनका स्वरूप क्या है? स्वरूप यानी कि उनका जो हितों का है, उनका नेचर कैसा है, उनका जो स्वरूप है हितों का वो कैसा है और क्या अर्थ है उनकी जो हित हैं। हितों तथा मांगों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप पर काफी प्रकाश पड़ता है। तो ये है हित स्पष्टीकरण, यानी कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर लोग हैं, अपनी जो डिमांड रखने हैं, उनका जो हित है स्पष्ट होना चाहिए। भाई आपका जो हित है रोजगार का है, पानी का है, बिजली का है, या वेतन है, भत्ते हैं, जो भी आपका हित है उसको आप स्पष्ट कीजिए। तो ये है राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया का प्रथम भाग। द्वितीय भाग है हित समूहीकरण। इसका क्या अर्थ है? हित समूहीकरण का अर्थ है हितों तथा प्रस्तुत मांगों में छानबीन करना तथा छोटी छोटी और जो जरूरी चीज़ें नहीं हैं या जरूरी मांगे नहीं हैं, अनावश्यक मांगों को छोड़कर मुख्य तथा महत्वपूर्ण मांगों को इकट्ठा करना। इसका क्या अर्थ है? भाई जो उस क्लियर हो गया, भाई इनका हित ये है। मान लीजिए बिजली है या रोजगार है, काफी मांगे रख दी, तो उसके बाद इस हित समूहीकरण के अंदर से जो मांगे आई हैं, उन मांगों में से उनकी छानबीन की जाएगी और जो छोटी छोटी मांगे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जो जरूरी नहीं है, उन मांगों को छोड़ दिया जाता है और महत्वपूर्ण मांगों को इकट्ठा किया जाता है। जो महत्वपूर्ण मांग किसी भी व्यवस्था के लोगों द्वारा प्रस्तुत सभी मांगे उचित तथा महत्वपूर्ण नहीं होती और बहुत सी तो मांगों की संख्या बढ़ाने के लिए की जाती है। दबाव सदा प्रमुख मांगों की अनुमति के लिए ही डाला जाता है। ये है हित समूहीकरण। राजनीतिक संचार, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राजनीतिक संचार। राजनीतिक संचार का अर्थ है मांगों का प्रचार करना। जितनी मांगे आई हैं सत्ताधारियों के सामने, राजनीतिक व्यवस्था के अंदर लोगों ने जितनी मांगे प्रस्तुत की हैं, उन मांगों का प्रचार करना। कैसे किया जाएगा प्रचार? राजनीतिक संचार के द्वारा समस्त देश में अधिक से अधिक लोगों को इन मांगों से परिचित करवाना।
इंट्रोडक्शन करवानी इन मांगों की, और इन्हें प्रभावकारी रूप से शासकों तक पहुंचाना। इसमें संघ समुदाय, राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों द्वारा मांगों के समर्थन में जनमत तैयार करने के साधन आते हैं। मांग का जितना अधिक प्रचार होगा, उसे जितना अधिक जन समर्थन प्राप्त होगा, उतनी ही अधिक संभावना इसके निर्गत के रूप में बदले जाने की होती है। यानी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। आम लोगों को भी इन समस्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए, राजनीतिक दलों को भी, संघ समुदायों को भी, दबाव समूहों को भी। जब इनका समर्थन मिलेगा किसी मांग को, तो ऑटोमेटिक ही जब जन समर्थन प्राप्त होगा, उतनी ही अधिक संभावना इसके निर्गत के रूप में बदलने जाने की है। तो ये है राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया। अब उसके बाद है सरकारी स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया। शासक तथा सत्ताधारी व्यवस्था, निवेश अथवा लोगों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हैं। मांगों के औचित्य के बारे में जनसाधारण की रुचि अथवा जनमत एवं दबाव आदि बातों के आधार पर उनके संबंध में निर्णय लिया जाता है तथा महत्वपूर्ण मांगों के संबंध में नीति का निर्माण या निर्धारण भी होता है। रूपांतरण प्रक्रिया में राजनीतिक व्यवस्था निवेशों की निर्गत यानी आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया में व्यस्त रहती है, और यह बहुत महत्वपूर्ण काम है। आलमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के 3 प्रमुख कार्य है जो वो बताए हैं। निर्गत के 3 महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं। आलमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण कार्य बताए हैं। किसके? निर्गत के। निर्गत यानी कि आउटपुट के। और 3 कार्य कौन कौन से हैं? नियम का निर्माण, नियमों को लागू करना और नियम निर्णय। नियम निर्माण में हम अध्ययन करेंगे विधानपालिका का, नियम को लागू करने में हम अध्ययन करेंगे कार्यपालिका का, और नियम निर्णय में हम अध्ययन करेंगे न्यायपालिका का। तो ये है व्यवस्था आउटपुट की, राजनीतिक व्यवस्था के आउटपुट की। तो आलमंड ने प्रथम जो कार्य बताया है निर्णय निर्माण का, इसमें है प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विधान पालिका कानूनों का निर्माण करती है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विधान पालिका का काम है कानूनों का निर्माण करना। निवेशों के आधार पर ही नियमों का निर्माण होता है। लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। यानी लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कानूनों का निर्माण किया जाता है। यह राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण निर्गत है, यानी कार्य है। इसी से पता चलता है कि लोगों की मांगें किस रूप में मानी गई हैं और राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। यह विधान पालिका का काम है। नेक्स्ट है नियम को लागू करना। राजनीतिक व्यवस्था के आउटपुट का दूसरा कार्य है नियमों को या कानूनों को लागू करना। नियम निर्माण उस समय तक निरर्थक होता है जब तक नियमों को लागू न किया जाए। यानी कि जब तक नियम निर्माण किया जा चुका है, जब तक उसको पूरी तरह से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक उसका औचित्य नहीं है। नियमों को उसी भावना से लागू करना आवश्यक है जिस भावना से वे बनाए गए हैं। यह कार्यपालिका का काम है।
या यह काम कार्यपालिका करती है। नियम निर्णय, नियमों के लागू करने के संबंध में लोगों में जो मतभेद पैदा होते हैं उनका निर्णय करना इसका महत्वपूर्ण निर्गत है, यानी कि आउटपुट। इस कार्य द्वारा राजनीतिक व्यवस्था समाज में लोगों के लड़ाई झगड़े मतभेदों का निपटारा करती है और शासकों को भी अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करने से रोकती है। तो ये कार्य है न्यायपालिका का। तो ये है सरकारी स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया के तीन प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत के तीन प्रमुख कार्य। उसके बाद हम करेंगे राजनीतिक व्यवस्था के अंदर आउटपुट क्या है, ये करेंगे हम कल की वीडियो में। धन्यवाद।